हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लें। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको सॉलिड के बारे में बताया था, यानी सॉलिड चैप्टर स्टार्ट किया था और सॉलिड का हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि सॉलिड होते क्या हैं। साथ ही साथ सॉलिड की कई प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको बताई थी कि सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं, क्यों इनका फिक्स शेप होता है, क्यों इनका फिक्स साइज होता है। ऐसी कई चीजें हमने डिस्कस की थी। और साथ ही साथ हमने आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड भी डिस्कस किया था कि सॉलिड के कितने क्लास होते हैं। जैसे कि आयनिक सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था, कोवेलेंट सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, हर एक सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर जहाँ बोर्ड पे क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में मेनली क्वेश्चन बनता है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर। तो यहाँ न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो आप मेरे वॉइस के थ्रू भी क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। ठीक है। What is the difference between crystalline solid and amorphous solid? आई नो आप में से सबको आंसर भी आ रहे होंगे, और मैं अपनी तरफ से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो आइए आंसर पे फोकस करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड और यहाँ है आपके एमॉर्फस। सबसे पहले तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बीच में डिफरेंस क्रिएट क्यों हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो पहले ही हमने आपको बता दिया है कि एटम्स का इरेगुलर अरेंज होना इन दोनों के डिफरेंस का सबसे बड़ा रीजन है। इट मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो रेगुलर होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ये जो अरेंजमेंट होता है एटम का, ये इरेगुलर होता है। तो नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम के बेसिस पर नेचर ऑफ एटम जो पहला डिफरेंस है कि इनके जो एटम्स हैं इनका नेचर क्या है, तो क्रिस्टलाइन में क्या है, रेगुलर है, रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है। डायग्राम आपको मैंने लास्ट क्लासेस में दिखाया ही था कि दे आर प्रॉपर अरेंज, और इनके बीच में जो फोर्स है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ये क्या होते हैं, इरेगुलर अरेंज होते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट। तो दोनों के बीच में सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि एक में एटम प्रॉपर अरेंज होते हैं और एक में एटम जो है इम्प्रॉपर अरेंज होते हैं या इरेगुलर अरेंज होते हैं। पहला डिफरेंस ये है। अब आइए दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं। जितने भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये ट्रू सॉलिड्स कहलाते हैं। ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड्स का मतलब होता है कि सॉलिड में पाए जाने वाली सभी प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टी से मैच करती हो। यानी जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे टोटली शो द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रू सॉलिड। ये एक्चुअल सॉलिड होते हैं। बिकॉज ऑफ रीजन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स आर अरेंज प्रॉपरली। ओके। जबकि एमॉर्फस सॉलिड की अगर हम बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो इरेगुलर अरेंज होते हैं,
और इरेगुलर ये अरेंज है, इसलिए हम इन्हें सूडो सॉलिड के नाम से जानते हैं, सूडो सॉलिड। तो एक को तो हमने कहा ट्रू सॉलिड बिकॉज ऑफ एटम अरेंज प्रॉपर, और एक को हमने कहा सूडो सॉलिड या फॉल्स सॉलिड, यानी दिखते तो है सॉलिड की तरह लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सॉलिड की तरह नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास आपके सूडो सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड में कंसीडर किए जाते हैं। अब आइए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है इनकी मेल्टिंग पॉइंट को लेके बात करते हैं। प्रॉपर्टी कई है लेकिन मैं आपसे सिर्फ मेन पॉइंट से डिस्कस कर रही हूँ। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो जितने भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे ये इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है शार्प होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्या होगी, शार्प। क्यों? इसके पीछे में वही रीजन है, एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर है, और जो आपके अमॉर्फस सॉलिड है इनका क्या होगा, इरेगुलर। आ रही बात समझ में? तो ये आपके क्या है, दोनों मेन ये तीन जो है मेन बेसिक डिफरेंस है किसके किसके बीच में, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और ये जो आंसर मैंने अभी आपको समझाया है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मैं इसे रब कर देती हूँ। आई होप कि अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख भी सकते हैं, और ऐसा कोई बहुत वैसा टॉपिक नहीं है कि आप खुद से ना कर पाए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम आज के अपने नए टॉपिक पे। हमारा आज का नया टॉपिक क्या है? देखिए आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है हमारा क्रिस्टल लैटिस। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस में आपको क्या समझना है, कैसे समझना है, सब कुछ मैं बेसिक से समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, क्रिस्टल लैटिस। अब बात आती है क्रिस्टल लैटिस की कि क्रिस्टल लैटिस है क्या। देखिए जितने भी हमारे सॉलिड्स हैं ये सभी क्रिस्टल लैटिस है। एक इनका अपना एक खुद का इमेज है, खुद का एक डायग्राम है, और उसी को हमें बेसिक से समझना है कि अगर ये एटम आपस में जुड़ते हैं तो ये करते क्या हैं। ये एटम आपस में जिस फोर्स से कनेक्टेड हैं, इस फोर्स से कनेक्ट करके ये क्या क्रिएट करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जब एटम्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं या एक दूसरे से बन जाते हैं, एक फोर्स के द्वारा अटैच हो जाते हैं, तो ये एक स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन करते हैं, एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है क्रिस्टल लैटिस। तो एक 3 डायमेंशनल डायग्राम मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ। आइए देखते हैं। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। आपके सामने ये 3 डायमेंशन एक स्ट्रक्चर तैयार है, और इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे आपको कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स ज्वाइनिंग दिख रही होगी, जिसको मैंने सर्किल से इंडिकेट किया है। तो ये जो ज्वाइंट्स हैं, दीज आर मेनली कॉल्ड एटम्स। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। और क्रिस्टल लैटिस इसी एटम्स के अरेंजमेंट का नाम है। यानी जब एटम प्रॉपरली अरेंज होते हैं, एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, तो हम उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस में आपको कुछ मेन टॉपिक्स जानने हैं। सबसे पहले जो उसका बेस है वो है यूनिट सेल, दैट इज योर यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है एक क्रिस्टल लैटिस की। यानी एक क्रिस्टल लैटिस का जो निर्माण हुआ है, जो ये बना हुआ है, उसको बनाने का जो मेन रीजन है जिससे वो बन रहा है वो है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल जैसे जैसे रिपीट होता जाता है, क्रिस्टल लैटिस अपने साइज को इंक्रीज करता जाता है, या क्रिस्टल लैटिस उस तरीके से धीरे धीरे बनता जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक कॉर्नर पे आपके एटम्स हैं,
और यही एटम्स हमारे क्या कहलाते हैं, यूनिट सेल। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, हमारे इस 3 डायमेंशन डायग्राम में जहां मैंने ये सर्कल किया हुआ है, ये सर्कल मेनली उन एटम्स के लिए है जो एक क्रिस्टल लैटिस को बना रहे हैं। तो इन एटम्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टल लैटिस, सॉरी, इस एटम के जो ये रेगुलर अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं यूनिट सेल। यानी ये जो यूनिट सेल जो बन रहे हैं, ये आगे चल के एक क्रिस्टल लैटिस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो यूनिट सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और ये मेनली है क्या, ये एटम है। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आप किसी रूम में हैं और उस रूम के चारों तरफ आप ध्यान से देखिए तो हर एक ज्वाइनिंग, रूम का जो ज्वाइनिंग है जहां जहां, वो आपका एक एक एटम होगा। 3 डायमेंशन डायग्राम को अपने दिमाग में आप थोड़ा सा अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट लेना चाहेंगे तो बहुत इजीली आपको उस चीज समझ में आएगी कि रूम के जो कॉर्नर्स हैं, अप एंड डाउन, जहां जहां ज्वाइनिंग है, वो आपके क्या होंगे, एटम्स हैं, और उन्हीं एटम्स को हम नाम देते हैं यूनिट सेल। तो यहाँ पर ये जो ज्वाइनिंग है, ये आपके यूनिट सेल कहलाते हैं। और अब हमने इस क्रिस्टल लैटिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आई होप कि आपको क्रिस्टल लैटिस समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल लैटिस है क्या। सिंपल सी लैंग्वेज में कि यूनिट सेल जब बार बार रिपीट होकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है तो हम उसे क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं। अब इस क्रिस्टल लैटिस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। आइए देखते हैं। यहीं पे आई होप कि मैं अब इसे रब कर देती हूँ और यहीं पे आपको इसका क्लासिफिकेशन दिखा देती हूँ। तो क्रिस्टल लैटिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक है आपका प्रीमिटिव और एक है आपका सेंटर। तो 2 क्लासेस हमने आपको क्रिस्टल लैटिस के बना दिए समझने के लिए, और ऐसे ही आप इजीली पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में भी आएगा कि पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल को ध्यान से सुनिए। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो आपका स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें जो एटम्स हैं वो आपके कॉर्नर पे ही अरेंज होंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसमें जो एटम्स होंगे वो आपके कॉर्नर पर ही अरेंज होंगे, जबकि सेंटर्ड यूनिट सेल को फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आइए देखते हैं वो 3 पार्ट्स क्या हैं। एक है आपका सेंटर, एक है आपका फेस और एक है आपका बॉडी। यानी प्रिमिटिव का तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया कि एटम्स आपके कॉर्नर्स पे होंगे, जबकि सेंटर्ड में हमने फर्दर 3 क्लास बनाए हैं। एक है सेंटर्ड, एक है फेस और एक है बॉडी। तीनों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्यों? क्योंकि जरा सा भी कंफ्यूजन होगा तो फिर वो सारी चीजें दिमाग से आउट होने लगेंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम से ही बताती हूँ कि अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर मतलब सब अपने सेंटर पे एटम्स पाए जाए, यानी जहां जहां ज्वाइनिंग है वहां वहां ये सेंटर पे हो। ठीक है, एटम्स। और फेस की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा डायग्राम। इस डायग्राम में आपको जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे तो दिख ही रहे हैं, हर एक कॉर्नर पे, लेकिन इस कॉर्नर के अलावा ये आपको एक फेस पे भी दिखेंगे यहाँ पे। यानी फेस कितने हैं? अगर आपको मैंने एग्जांपल दिया था रूम का एग्जांपल दिया था, तो अगर आप रूम के सेंटर में खड़े हैं तो आप देख रहे होंगे एक लेफ्ट में वॉल है, एक राइट में वॉल है, एक फ्रंट में वॉल है और एक बैक में वॉल है, एक अप है और एक डाउन है। इन सभी फेसेस पे ध्यान से सुन लीजिए,
इन सभी फेसेस पे, यानी जो अप है, अगर मैं दूसरे मार्कर का यूज करूं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। इस वाले को मैं रब कर रही हूं। अब हर के फेस को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप बस रूम को कंसीडर करिए, रूम के बारे में आप सोचिए, उसी से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये ऊपर वाला फेस है, यानी अगर हम रूम में है तो हम सीलिंग को मान सकते हैं, जहां हम फैन लगाते हैं, जो अप का पोर्शन है, वहां हमने एक एटम को बिठा दिया। ठीक है, आपको दिख रहा है या नहीं, शायद ये रेड कलर नहीं दिख रहा होगा, मैंने ब्लैक से इंडिकेट किया। अप, ठीक है, अप डाउन, यानी जहां आपका बेस है, एक वहां फेस हो गया, 2 काउंट करते चलेगा, 2, एक लेफ्ट है और एक राइट है, 4, और एक बैक है, एक फ्रंट है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 6। यानी जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं उसमें कॉर्नर पर तो एटम पाए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ फेसेस पे भी पाए जाते हैं, यानी लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, बैक एंड फ्रंट। टोटल हो गए आपके 6। एंड द लास्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड। आइए देखते हैं बॉडी सेंटर्ड को भी। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा? सारे एटम्स आपके कॉर्नर पे एज यूजुअल रहेंगे ही। कॉर्नर वाले एटम को आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। सारे एटम कॉर्नर पे रहेंगे, उन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि उनके बिना तो क्रिस्टल बनना पॉसिबल ही नहीं है। अब बॉडी का नाम आया है तो सेंटर में हमने एक एटम हैंग कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, सेंटर में हमने एक एटम हैंग कर दिया है, दैट इज योर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये हमारा है सेंटर्ड में। यानी अगर हम कमरे को कंसीडर, रूम को कंसीडर कर रहे थे, तो हमने फैन की हेल्प से एक एटम बीच में हैंग कर दिया हो, दैट इज योर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अभी इस पे और भी बहुत कुछ मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल के दोनों डिवीजन को मैंने आपको बता दिया कि प्रिमिटिव में क्या होता है और सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है। तो इसमें फर्दर एक ही क्लास है सिंपल सी, जबकि इसमें हमने फर्दर 3 डिवीजन किए हैं, सेंटर, फेस और बॉडी। ठीक है, आपको समझना है, एक बार आप देख लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके क्लास, देखिए हमारे जो एनसीईआरटी में टोटल 14 क्रिस्टल लैटिसेस पढ़ने हैं हमको, ठीक है ना, उसे ब्रेवियस लैटिस भी कहते हैं। तो 14 के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं और वो सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 बताते ही चलूंगी, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसपे आपको फोकस करना है वो आपके बॉडी, फेस और सेंटर्ड यूनिट सेल हैं। तो आप इनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट को बना के रखिएगा। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाने जा रही हूँ, उस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको और भी चीजें समझाऊंगी। तो आइए चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल से यहाँ पर मतलब है आयन, एटम्स जो भी इन्वॉल्व हो रहे हो क्रिस्टल लैटिस में, जो एटम, जो आयंस इन्वॉल्व होते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है यूनिट सेल में, टू अ यूनिट सेल, उसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टू अ यूनिट सेल। आइए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो पोजीशन की अगर हम बात करें तो पहले हम लिखेंगे पोजीशन, उसके बाद नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ एटम, नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम, और लास्ट है आपका टोटल। तो हमारे पास 3 है, सेंटर्ड है,
फेस है और बॉडी है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं एट कॉर्नर और एट ईच फेस और लास्ट है आपका एट बॉडी सेंटर। पहले मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। तो देखिए क्लास, ये जो हमारा डायग्राम है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है या क्या बता रहा है, ये आप यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पोजीशन यानी कि ये जो हमारा डायग्राम है, डायग्राम भी मैं यहाँ एक बार और बना देती हूँ। ये जो हमारा डायग्राम है, ये जो हमारा यूनिट सेल है, इसके ऊपर हमें ये सारी चीजें समझनी है। सबसे पहला है एट कॉर्नर। एट कॉर्नर तो देखिए टोटल कितने कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर्स हैं। और जाहिर सी बात है जितने कॉर्नर्स होंगे हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम होगा, तभी तो ये ज्वाइन हो रहे हैं। तो 8 कॉर्नर्स हैं, इसलिए नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ एटम हर जगह कितने हैं, 8। और इतना ध्यान रखिएगा कि हर एक एटम अपने नेबर से अटैच है, अपने नेबर क्रिस्टल के, क्योंकि ये क्रिस्टल क्या है, एक दूसरे से जुड़ करके ही तो सॉलिड बनाते हैं, यही तो है। ये आपके क्या है, क्रिस्टल है। ये आपके क्या है, ये आपके क्रिस्टल है। और हम इस क्रिस्टल के एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं, एक एक यूनिट सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक एटम है वो अपने नेबर के 1/8 से जुड़ा होगा। यानी आप रेशियो अगर देखेंगे तो जो बगल वाला लैटिस है उसको ये टच कर रहा है, ये जो आपका कॉर्नर वाला एटम है वो उसे टच कर रहा है, तो उसका रेशियो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम 1/8। और जब आप इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। हमेशा याद रखिएगा क्या आएगी, 1। और एट ईच फेस, और टोटल फेस कितने हैं हमारे, टोटल फेस है हमारे 6। तो हर एक फेस पे कितने एटम है, एक एक एटम है। तो इसलिए वैल्यू हमने क्या लिखी है, 6। और इसको आप कितने फेस से, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फेस, यानी एक फेस अपने दूसरे फेस से ही तो जुड़ा है। जैसे एक वॉल है, अगर कमरे की वॉल की बात कर रहे हैं तो ये वॉल 2 कमरों के लिए हो सकता है, 4 कमरों के लिए तो नहीं हो सकता है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, यानी एक वॉल की शेयरिंग 2 रूम से हम कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाइएगा। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। एक की वैल्यू आई 1 और दूसरे की वैल्यू क्या आई, 3। एंड एट अ बॉडी, अब बॉडी पे तो हमने एक ही हैंग किया था, उसका किसी से लेना देना नहीं है। सो नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ एटम 1, कंट्रीब्यूशन उसका क्या है, 1 ही है, तो टोटल उसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल टू अ यूनिट सेल, यानी हर एक यूनिट सेल का क्या कंट्रीब्यूशन है, हमने उसके बारे में आपको बताया। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो वैल्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं हम उन्हें जनरली यहाँ पे Z से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, Z लेटर से। कभी कभी A से भी इंडिकेट करते हैं, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सारी चीजें एक बार फिर से, हो सकता है कहीं ना कहीं आप इसमें कंफ्यूज भी हो रहे हो, लेकिन फिर से समझ लीजिए, सोच लीजिए। बहुत चीजें टफ नहीं है। आप एक रूम में हैं और उस रूम में आप इस बॉडी सेंटर्ड के और फेस सेंटर्ड के और सेंटर्ड यूनिट सेल के सभी कॉन्सेप्ट को 1 by 1 आप कंसीडर करके समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और आगे और भी बहुत कुछ है, तो मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं इसके आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।